हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया था जो पिछले साल आया हुआ था। 2019 का मैंने कराया है, उसके बाद मैं अभी और आगे का कराऊंगा। तो उसका 2019 का शिफ्ट फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब उसको कंटिन्यू करेंगे आज। उसके आगे का क्वेश्चन क्या आया था, टोटल 19 क्वेश्चन आए थे उस साल जो 2019 में आया था पेपर यूपी कांस्टेबल का, जिसमें से मैंने 10 कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो करेंगे, और जिसने पहले उसका वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में 1680 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये दे रखा है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिए, आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। 2 साल में ब्याज, 2 साल में कितना हो रहा है, 1600 रुपये हो रहा है। जो भी धन था वो पता नहीं हमारे पर, 1600 रुपये 2 साल में हो जा रहे हैं, ठीक। और 3 साल में कितने हो रहे हैं, 1680 रुपये। तो इनका जो अंतर आ रहा है ना, 1 साल, इनका जो डिफरेंस आएगा 1 साल, क्या डिफरेंस आ जाएगा, 80 रुपये। जो 1 साल का जो डिफरेंस है वो है क्या, यही तो इंटरेस्ट है, यही तो ब्याज है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जो 3 साल और 2 साल का मैंने डिफरेंस निकाला है, तो 80 रुपये जो है वो क्या है, वही तो इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 80 रुपये, करेक्ट। अब हमें निकालना क्या, दर निकालनी है। तो परसेंटेज रेट क्या होता है, यानी दर, उस साल का इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100, यही होता है क्या, यही होता है, सबको पता है। लेकिन इंटरेस्ट तो आपको 1 साल का पता चल गया 80 रुपये, ठीक है। पी कैसे पता चलेगा कितना था, तो पी को क्या करते हैं, जो 2 साल का ये पी है ना 1600 रुपये, 2 साल का जो तो अमाउंट है 1600 रुपये, अगले तीसरे साल के लिए यही पी बन जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये मैं चैप्टर जो पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा ये चीज़ कि कैसे होता है। 2 साल में जो अमाउंट 1600 रुपये है, अगले साल के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। इसका मतलब पी की वैल्यू आप कितना लोगे, 1600 रुपये इंटू 100। पेंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और ये 16, या 16 पंचे 80, डायरेक्ट 5% आ गया। तो रेट कितनी आ गई, 5%। ऑप्शन ए। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको यह चीज़ पता है कि प्रिंसिपल जो होता है अगले साल के लिए, जो अमाउंट है 2 साल का, अगले साल तीसरे साल के लिए वही प्रिंसिपल बन जाता है, तो आप तुरंत 1 मिनट में लगा सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये नोट करिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो मैं आप लोगों को कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 1 वर्ष में 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें क्या दे रखा है। पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज पे काम हो रहा है, रेट कितना दे रखी है, 4%, और कहा जा रहा है अर्धवार्षिक रूप से अगर समायोजित हो तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन 25,000 रुपये है, ठीक है। रेट कितना दे रखी है, 4%। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप से का मतलब ये हुआ 6-6 महीने का स्लॉट बनेगा, 6-6 महीने का स्लॉट। अर्धवार्षिक रूप का मतलब यही हुआ 1 साल में 6-6 महीने, यानी 6-6 महीने का अगर स्लॉट बनेगा तो टी कितना हो जाएगा, 2 साल हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो होता है स्लॉट 6-6 महीने का, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो रेट क्या हो जाएगी, ये जो रेट दे रखी है 4% प्रति वर्ष है, यानी 12 महीने की जो रेट है वो 4% है। यही तो हुआ, प्रति वर्ष जो रेट है, इसका मतलब 12 महीने, 1 साल की रेट। तो हमें 6 महीने की पता करनी है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 महीने कितना हो गई,
2%, यानी जो अब एक्चुअल रेट हमारी वो क्या है, 2% है। तो रेट कितना हो गई, 2% हो गई रेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 साल के लिए हम क्या निकालेंगे, ये रेट जो है 2% दे रखी है, ठीक। तो ये 6 महीने की रेट है ना, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके लिए एक फार्मूला होता है परसेंटेज रेट निकालने का, क्या होता है, अगर 2 साल के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये होता है फार्मूला। x का मतलब 2, y भी कितना है 2, प्लस 2 गुणे 2 बटे 100, 2 जोड़ेंगे 4 प्लस 4 बटे 100, यानी कितना आ गया 4.04%। ये रेट आ गई 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। 2 साल के लिए आसान तरीका होता है, आप ये फार्मूले का यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो रेट जो हमारे पास आ गई ये आ गई 4.04%। पी जो होता है, अगर परसेंटेज में समझाऊँ आप लोगों को परसेंटेज से, तो 100% बराबर ही तो पी होगा, 100% ही पी होगा, यानी कि कितना 25,000 रुपये, यही 100% होगा। तो 1% कितना होगा, 25,000 बटे 100। ये बात क्लियर समझ में आ रही सभी लोगों को, ये हो गया 1%, ये अब 0 0 काट दीजिए, यानी 1% बराबर कितना हो गया 250, ठीक है। अगर रेट 4.04% है और 100% ये है, तो अब जो अमाउंट आएगा वो बढ़ के आएगा कितना परसेंट, 4.04, यानी 100 में आप जोड़ करके निकालिए 104.04%, ठीक है। 100% आपके पास अमाउंट है, तो 2 साल बाद 6 महीने के स्लॉट पे इंटरेस्ट पे कितना अमाउंट होगा, तो वही परसेंट तो बढ़ जाएगा जितना रेट है। बात समझ में आ रही, यानी 104.04% कितना होगा। तो आप क्या करिए, 250 गुणे 104.04 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 तो आएगा ही क्योंकि एक 0 यहाँ पे, आप 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौका 100, बचा कितना 10, ठीक है। 10 का अब यहाँ पे 0 है, 10 का एक 0 इधर आ जाएगा, देखो 25 चौका 100, ये तो 0 ये पहले ये वाला है, 25 चौका 100 ये आ गया 10, अब यहाँ पे एक 0 तो एक 0 आ जाएगा, अब कैरी कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर 25 चौका 100 और 1 जोड़ दिया 101, 101 का क्या आएगा यहाँ पे 1, बचा कितना 10, यहाँ पे 0 है तो ये वाला 0 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, बचा कितना 1, 25 से कम 25 और 1 कैरी था 26, और दशमलव कितने बाद लगाओगे 2 अंक के बाद, यानी आंसर कितना आ जाएगा 26,010, इतने रुपये बचेंगे, इतने रुपये हो जाएंगे 2 साल के बाद इंटरेस्ट के बाद। देखो कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन 26,010। तरीके और भी हैं, आप चाहते हो तो फार्मूला वो वाला भी लगा सकते थे, जो 1 + r/100 की पावर t वाला, उस तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से सोचिए ना, कंपटीशन में आपको एग्जाम देना है, वो देना नहीं एकेडमिक नहीं है। तो 100% बराबर कोई मूलधन था, तो इस रेट में रेट लगने के बाद 2 साल बाद या 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, यही परसेंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो आप लोग नोट करिए अगर समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए आप। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 37,500 रुपये के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 हो के अनुपात में साझा किया जाता है, तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। अब ए एक पर्सन है, दूसरा पर्सन बी है, लेकिन ए पार्टनरशिप में क्या कर रहा है, पहले कितना लगा रहा है 75,000 रुपये, ये हो गया इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, कितना निवेश कर रहा है 75,000 रुपये। और बी कितना लगा रहा है, बी लगा रहा है 37,500 रुपये, ठीक है। लेकिन बी कुछ समय बाद जुड़ रहा है, और जो ये हो रहा है ना लाभ वर्ष के अंत में हो रहा है, देखो वर्ष के अंत में लाभ जो अनुपात 3:1, तो 1 साल के अंत में हो रहा है। तो इसका मतलब ए तो पूरे साल काम किया होगा, यानी 12 महीने, टाइम देख लीजिए, ए ने पूरा 12 महीने काम किया होगा, लेकिन बी कुछ समय बाद आ रहा है, वो हमें मालूम नहीं है, वही निकालना है। तो 12 - x, मान लिया कि x समय बाद या x महीने बाद आया होगा, शामिल हुआ होगा, तो x इसमें से घटा देंगे 12 महीने में से,
और प्रॉफिट का जो रेशियो है कितना है 3:1, यही है। तो अनुपात से हम लोग लगाएंगे, पहले क्या कर सकते हैं, जो निवेश है ना इसके अनुपात को पहले कम कर लें, छोटा कर लें और अनुपात में ले लेते हैं। देखिए 75 गुणा 5 करेंगे तो 375 आएगा 5 बार, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 10, फिर 5 से काटेंगे तो अनुपात कितना आया 2:1। तो निवेश का अनुपात आ गया 2:1, टाइम का अनुपात है 12:12 माइनस एक्स, और प्रॉफिट का अनुपात 3:1 है। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही होता है प्रॉफिट। निवेश और समय का गुणनफल करेंगे आप तो आपको लाभ मिलेगा। इसी फार्मूले का इसमें यूज करना है हमें। देखिए इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2:1, टाइम दे रखा है इतना, तो दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं I/T, क्या हो जाएगा 12 गुणे 2 यानी 24 हो जाएगा। और ये क्या है 12 माइनस एक्स इंटू 1 बटे 12 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा। दोनों का अनुपात प्रॉफिट के अनुपात के बराबर है 3/1। ये बात समझ में आ रही है। मैंने तो दोनों का गुणनफल कर दिया I/T, जो कि प्रॉफिट के बराबर है, तो दोनों का अनुपात प्रॉफिट के अनुपात के बराबर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, एक्स का मान यहीं पे मिल जाएगा। 24 गुणे 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 का इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 12 माइनस एक्स, 3 का 12 में 12 यहाँ 36 माइनस 3x यहाँ पे 24, 3x इधर लेके आएंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 24, 24 उधर जाएगा। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो 3x बराबर कितना आ गया 12। तो इससे x का मान क्या निकलेगा 12/3, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो x कौन था b था, x महीने बाद जो आ रहा था, इसका मतलब 4 महीने बाद b शामिल हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को, 4 महीने बाद b शामिल हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला हमारा यही रहेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यही वाला लगेगा, निवेश गुणे समय बराबर लाभ। तो मैंने कुछ नहीं किया, समय और निवेश का गुणनफल करके उसका अनुपात प्रॉफिट के अनुपात के बराबर कर दिया, उसके बाद एक्स का मान आ गया। तो आप लोग नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे आप लोग, पहले मैं बेसिक तरीका आप लोगों को बताता हूँ, फिर इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए मान लीजिए जो देखो छात्रों के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज हुए। पहले अंक मान लो कि x रहे होंगे, अब उसमें 88 भी दर्ज हुए। कुछ अंक तो रहे होंगे क्योंकि छात्र तो ज़्यादा हैं, तो उसमें 88 एक के दर्ज हुए हैं जो गलत वाले हुए हैं। टोटल छात्र कितने थे n, क्लियर। x अंक कुछ रहे होंगे पहले जुड़े, उसमें एक 88 भी जुड़ा, बटे टोटल छात्र, माइनस वही अंक x कुछ अंक पहले रहे होंगे जो कि और क्या जुड़ गया 68। यही दोनों का मिस्टेक हुआ ना 68 88, ठीक है, बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0.5 के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से वृद्धि हो रही है। x अंक थे टोटल, उसमें 88 इन्होंने लिखा, कुछ स्टूडेंट का था, टोटल संख्या जो स्टूडेंट की थी डिवाइड कर दिया, 68 जोड़ दिया अंक में, टोटल संख्या जो स्टूडेंट थी डिवाइड कर दिया। दोनों का अंतर ही तो है जो उसकी वृद्धि के बराबर है अंक की। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए x प्लस 88 माइनस x, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 68/n इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 8 गए 0, 8 में 6 गए 2, 20/n बराबर 0.5। तो n बराबर क्या होगा 0.5 नीचे आ जाएगा, यानी 20/0.5, पॉइंट आइए एक 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, n बराबर 40, यानी स्टूडेंट कितने थे 40 थे। तो ये था बेसिक तरीका।
अब इसी को मैं ट्रिक से बताता हूँ जो कि एक लाइन में लग जाएगा। देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे। जो ये वृद्धि हो रही है 0.5 जो नंबर की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? 68 और 88 की मिस्टेक की वजह से। तो आप जो मिस्टेक कर रहे हो 88 और 68 का, इन दोनों में नंबर का कितना डिफरेंस आ रहा है? कितने नंबर की मिस्टेक ज़्यादा या कम लिख रहे हो? 68 को 88 लिख रहे हो, इसका मतलब ज़्यादा लिख रहे हो ना। तो 8 में से 8 गए 0, 8 में 6 गए 2। यही 20 नंबर की वजह से क्या हो रहा है? 0.5 की जो वृद्धि हो रही है इसी 20 नंबर की वजह से। तो 20 नंबर स्टूडेंट कितने मालूम नहीं, क्योंकि जो भी वृद्धि हो रही है टोटल स्टूडेंट पे उसका औसत जाएगा ना। तो n से डिवाइड करेंगे बराबर 0.5। अब देखिए यही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई एक ही लाइन में। तो 5 को क्या लिख सकते हो? 5/10 20/n, 5 24 10 चौक 40, n बराबर क्या आ गया? 40। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। जो नंबर आपका डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से औसत में इंक्रीमेंट हो रहा है, आप उस नंबर को टोटल जो नंबर स्टूडेंट ऑफ टोटल नंबर हैं छात्रों की संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। चलो फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं, इसको आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं? यह है क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और सिंपल भी बहुत है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है इफिशियंसी यानी कि क्षमता, इनटू टाइम समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क, कुल कार्य। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। आदमी जो काम कर रहा है उसकी क्षमता क्या है, एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में, जो इफ़िशियंसी होती है काम करने की, और उसके समय कितना काम किया उसने, वही उसके टोटल वर्क के बराबर होगा। यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले देखो उसमें इफ़िशियंसी क्या दे रखी है, ए बी और सी। क्या कहा जा रहा है? ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। जो किसके लिए आता है? आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे, जो किसके लिए आता है? जो का मतलब बी, ये बी के लिए है, जो जस्ट पहले वाला। सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी अगर सी को मैं 1 मान लूँ तो बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि सी की तुलना में बी कितना है? 3 गुना कुशल है। और ए बी की तुलना में दुगना है, बी की तुलना में ए कितना दुगना? तो 2/3 6, यानी ये अनुपात हमारा बन गया। ये है क्या? एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, काम करने की क्षमता, इसका अनुपात आ गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की एफिशिएंसी काम करने की क्या है? 1 है। तो 30 दिन अगर उसने काम किया, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो टोटल वर्क कितना आया? 30। यही तो टोटल वर्क है, कुल कार्य। ठीक है। अब कहा जा रहा है अगर तीनों लोग साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 6 3 9 1 10, 10 की इफिशियंसी से काम तो वही है 30। काम बटे, देखो काम बटे समय, काम बटे इफिशियंसी बराबर क्या आएगा? टाइम, यानी 3 दिन में ख़त्म कर देंगे अगर तीनों लोग साथ में काम करते हैं। ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यह पता होना चाहिए इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क के बराबर होगा। और इफिशियंसी दे रखी है, सी अकेला बेचारा कितने दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में। अकेला करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 30 दिन में काम कर रहा है, यही टोटल वर्क है। अब तीनों आ गए साथ में काम करने, तो अब इफिशियंसी बढ़ गई। टोटल वर्क 30, 10 से डिवाइड किया, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे काम। समझ में आ रहा है? नोट करो अगर समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही दूरी को आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो, उसी से वापस आ रहे हो ना। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी, दूरी सेम है,
है ना। अब ये देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। अगर आपकी दूरी सेम है और कोई बंदा जा रहा है एक्स स्पीड से, है ना, दूरी सेम है, फिर अगली बार वो वाई स्पीड से जा रहा है, लेकिन दूरी सेम है। जब भी दूरी सेम होगी तो होगा क्या, देखिए स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, यही दूरी के बराबर होता है ना। अब इसमें देखिए क्या कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, डी तो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब स्पीड और समय का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात क्लियर हो रही है। जो चाल का अनुपात होगा या चाल का जो भी होगी वो समय के अपोजिट होगी। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ देखिए क्या है, एक हवाई जहाज 4 घंटे में जा रहा है, तो पहला टाइम तो उसका क्या होगा 4 घंटे, 4 घंटे में जा रहा है। दूरी से कितनी की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी बार क्या कह रहा है, 1 घंटे 40 मिनट में समान दूरी तय कर रहा है। ये तो पहला टाइम था। दूसरा क्या है, 1 घंटा 40 मिनट, मिनट को मैं बदल दूँ घंटे में क्योंकि सबको हावर में ले रहा हूँ, ठीक है। 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 2 5, 5/3, ये क्या आ गया घंटे में बदल गया। पहले टाइम क्या था 4 घंटे, पहले जब जा रहा था 4 घंटा लग रहा था, फिर जब जा रहा है वही दूरी तय कर रहा है दूसरी स्पीड से तो 5/3 घंटा लग रहा है। इनका अनुपात निकालो टाइम का, टाइम का अनुपात 4:5/3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो कि फ्रैक्शन में 3 चौक 12, 12:5, ये टाइम का अनुपात आ गया। अब मैंने अभी समझाया है टाइम का जो भी वैल्यू होगी या जो भी मान होगा उसका उल्टा स्पीड का होगा। तो अगर समय का अनुपात इतना है तो स्पीड का अनुपात क्या होना चाहिए था 5:12, क्योंकि उल्टा हो जाएगा फार्मूले से। अब ये पहले वाले का है समय स्पीड 5 और पहले वाला का टाइम ये 12। पहले वाले में कितना लग रहा है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो क्या 5:12 ही तो होगा 250 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही है ना वो। तो 1:12 कितना होगा, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। और हमें किसकी स्पीड निकालनी है, दूसरा बार जब गया हो 1 घंटा 40 मिनट में तो उसकी स्पीड निकाली। जब 1:50 है तो 12 क्या होगा, 12 में 50 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है। अब जब दोबारा जा रहा है तो उसको टाइम जो लग रहा है कम लग रहा है ना, 1 घंटा 40 मिनट, तो उसकी स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। बात क्लियर हो रही है। तो ये अनुपात से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि जो दूरी है वही तय की जा रही है। आप स्पीड कुछ और से तय कर रहे थे, बाद में वही दूरी दूसरी स्पीड से कर रहे हैं। जब भी दूरी समान होगी तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपात ये होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो समय का आप पहले अनुपात निकालिए, उसका अपोजिट चाल का अनुपात हो जाएगा। और चाल दे रखी थी पहले 250 में जा रहा है तो 5:250, 1:50, तो इसलिए 12 मुझे निकालना है तो 600 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? क्लियर हो रही है तो कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है और ठहराव सहित, यानी रुक रुक के जब बस चल रही है, ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसकी एक ट्रिक भी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बेसिक से समझाता हूँ आप लोगों को। पहले बेसिक से समझिए, फिर ट्रिक से तो एक लाइन में हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 45 किलोमीटर जब तय कर रही है तो वो ठहराव को छोड़कर, यानी कि रुक नहीं रही बस। देखिए 45 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही है क्या? 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर रही है, तो 1 किलोमीटर कितना टाइम लेगा तय करने में? 1/45 घंटे। ये बात सबको समझ में आ रही है। और मुझे निकालना क्या है, ठहराव सहित 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/45 गुणे 36। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 9×5 45, 9×4 36, यानी ये कितना आ गया 4/5। तो ये घंटे में हावर, तो इसको मैं क्या करूं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें 12 बार जाएगा, 12×5 60, 12 गुणे 4 कितना आ गया 48 मिनट। ये बात क्लियर हो रही है। अगर 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है बस तो कितना टाइम ले रही है 48 मिनट। ये बात निकल के आ गई। लेकिन 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी ये पूछा गया है। तो पहले तो उसको 1 घंटे लग रहे थे, यानी कि 60 मिनट। अब कितने लग रहे हैं
48 मिनट, इसका मतलब कितने मिनट रुकी, घटा के देख लीजिए ना। 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, तो बस कितने मिनट के लिए रुक रही है, 12 मिनट, 12 मिनट के लिए। हाँ, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसको मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखो ट्रिक से कैसे करते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा। पहले बस जो रुक नहीं रही थी तो 45 किलोमीटर तय कर रही थी, अब बस रुक रही है तो 36 किलोमीटर तय कर रही है। यह जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि रुक रही है बस। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 में से 6 गए 9, और 3 में से 3 के 0, यानी 9 आएगा। जो 9 का डिफरेंस है किस पे, 45 पे चेक करेंगे, क्योंकि 45 सही चल रही थी बिना रुके, तो 9/45, और ये क्या है, घंटे में आएगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12 मिनट, डायरेक्ट आ गया एक ही लाइन में। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक था, और वो कॉन्सेप्ट आप अगर ये समझते हैं तब ये समझ में आएगा। 45 की स्पीड से 45 किलोमीटर तय कर रही है बिना रुके, और रुक करके 36 किलोमीटर जा रही है, यानी अंतर कितने किलोमीटर का आ रहा है, वो 9 किलोमीटर का आ रहा है। और किससे रेफरेंस चेक करेंगे, 45 से, इंटू घंटे को मिनट में बदल दिया 60, तो कितना मिनट आ गया, 12 मिनट। तो ये कॉन्सेप्ट था, आप लोग नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयत है, ठीक, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, कितना, 6:5। तो मैं इसका पूरा लेंथ ले लेता हूँ, अनुपात को हटा देता हूँ, पूरी लंबाई होगी तो x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फैक्टर 6x और ये 5x, ये हो गया। अगर उसका क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या ये लंबाई और चौड़ाई का ही तो मल्टीपल होगा, तो 6x इंटू 5x, यही तो क्षेत्रफल होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर है, 6750। क्लियर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए आप काटिए, 6 पंचे 30, एक्स स्क्वायर बराबर 6750, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, 225 आ गया। और 225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अगर x 15 है तो लंबाई कितनी हो गई, 6 गुणे x है, तो 6 गुणे 15, यानी कितनी होगी, 90। चौड़ाई कितनी हो गई, 5x है, तो 5 गुणे x यानी 5 गुणे 15 यानी कि 75। तो लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमें चौड़ाई ज़रूरत थी तो चौड़ाई आ गई 75 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का अनुपात, चौड़ाई कितना है 75 b, और एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया तो पहले दे रखा था 6750 रुपये, और चौड़ाई मैंने निकाल लिए 75। काटिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, 9 बार जाएगा क्या, 9 7 63, 9 बार जा रहा है। देखिए 9 पचे 9 में इसमें गुणा करिए, 9 पचे 45, 9 7 63 और 4 67, यानी 9 बार चला जाएगा, और एक 0 यहाँ बच जाएगा, तो 1:90, यही इसका अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ये बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इतना टफ, आपको चौड़ाई निकालनी थी, और जो रेशियो कह रहा है वो रेशियो निकाले थे, चौड़ाई निकल गई, बात खत्म। एरिया का तो आप पहले से पता था, तो आप लोग नोट करिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, 2019 का 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था यूपी कांस्टेबल का। ठीक है, नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 11 से विभाजित ऐसी 4 अंक वाली कौन सी संख्या है, 11 से विभाजित होने वाली, 13 से विभाजित होने वाली और 7 से विभाजित होने वाली एकमात्र संख्या है, क्या है, 1001। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसका गुणनफल ही होता है 1001।
11 गुणे 13 गुणे 7 1001। इसका मतलब 11 से विभाज्य होने वाली 4 अंक यही हो जाएगी, 13 से भी और 7 से भी। बात समझ में आ रही? तो 11 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या हो गई? 1001, जो कि 11 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरी वही 4 अंक की संख्या 1001 होगी, जो कि 13 से विभाज्य हो जाएगी। यानी संख्या क्या मिली हमें? 1001 यहाँ भी मिली, यहाँ पे क्या मिली? 1001। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? संख्या तो पता चल गई। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करिए आप। देखिए इसके अंकों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसके अंकों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। दोनों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये अंकों का योग हो चुका है, गुणनफल क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 यानी कि 4। आंसर क्या आ जाएगा? सी, 4। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए 11 गुणे 13 गुणे 7 1001 के बराबर होता है, ताकि कभी भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछ लिया, अगर ये नहीं पता रहेगा तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। वैसे तब भी निकाल सकते हो आप, 1000 मानोगे सबसे छोटी जो संख्या होगी 4 अंक की, तो आसपास आप डिवाइड करके निकाल सकते हो तब भी। लेकिन क्या है ना, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है ना, तो आपको पहले से चीज़ें पता होना चाहिए कि हाँ 11 गुणे 13 गुणे 7 क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। और ये था 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का यूपी कांस्टेबल का पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है, जैसे मैं सिरों की संख्या पैरों की संख्या का मैंने लेक्चर बनाया है, तो आप लोग वो जाके देखें और उसको मैं आगे कंटिन्यू भी करूँगा, तो वो भी लेक्चर जाके देखें, तो आप लोगों का चैप्टर क्लियर होगा। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग लगाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।